आज हम करेंगे शारीरिक शिक्षा एक समग्र अध्ययन बुक से टॉपिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खेल मनोविज्ञान पार्ट 2। शारीरिक शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। खेल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा। शारीरिक कुशलता का प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा और खेलों का मुख्य स्थान है। शारीरिक शिक्षा तथा खेलों द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इसीलिए आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा और खेलों का महत्व प्रभावशाली होता जा रहा है। कई छात्रों में खेलने की स्वाभाविक रुचि होती है। उसकी रुचि को और अधिक विकसित कर अच्छा खिलाड़ी बनाने का कार्य शारीरिक शिक्षा के निर्धारित कार्यक्रमों द्वारा किया जाता है। एक छात्र को अच्छा खिलाड़ी बनाने के लिए कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि अन्य कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इन्हीं कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकताओं को अधिक बल दिया जाता है। जिस प्रकार एक सामान्य शिक्षा एवं शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ, उसी प्रकार शारीरिक शिक्षा और खेलों के प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए खेल मनोविज्ञान का जन्म हुआ। एक खेल प्रशिक्षक को मनोविज्ञान के बुनियादी तत्वों, मानसिक प्रवृत्तियों तथा छात्र खिलाड़ियों के व्यवहार विश्लेषण के सिद्धांतों का क्रियात्मक ज्ञान होना चाहिए। खेल मनोविज्ञान की एक शाखा है, इसीलिए इसका अर्थ, स्वरूप तथा महत्व जानने के लिए मनोविज्ञान के बुनियादी तत्वों को जानना जरूरी है। मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान क्या है? इस प्रश्न की जानकारी अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का विश्लेषण करने से मिलती है। साइकोलॉजी शब्द यूनानी शब्दों का मिला जुला रूप है, जिसमें पहला शब्द साइके, जिसका अर्थ आत्मा है, और दूसरा शब्द लोगस, जिसका अर्थ बातचीत है। इन शब्दों के अर्थों के अनुसार साइकोलॉजी को आत्मा संबंधी बातचीत कहा जाता है, परंतु समय के अनुसार इसके अर्थों में आवश्यक परिवर्तन आते रहे हैं, जिससे यह अनुमान किया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का ज्ञान है। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोल। परंतु इस विचारधारा की मनोवैज्ञानिकों ने काफी आलोचना की। उनके अनुसार आत्मा क्या चीज है, इसका क्या स्वरूप है, क्या यह देखी जा सकती है? यह तो केवल काल्पनिक सी चीज है, जिसका संबंध धार्मिकता से संबंधित लगता है। और साइकोलॉजी को आत्मा के साथ जोड़ने वाले ज्ञान अथवा सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर नामंजूर कर दिया गया। मनोविज्ञान को आत्मा मानने के बजाय मन का अध्ययन माना जाने लगा। मनोवैज्ञानिकों ने इस विचार के बारे में अपने विचार प्रकट किए और कहा, व्यक्ति केवल अपने मन के बारे में अधिक जान सकता है, वह दूसरों के मन के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता। 19वीं शताब्दी के मध्य मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को
मनोवैज्ञानिक चेतना के विज्ञान के आधार पर अपनाया। चेतना का अर्थ स्थिति का ज्ञान, परंतु इस संबंध में भी आलोचकों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। व्यक्ति की चेतना एक बहुत छोटा सा मन का अंग है। व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं के बारे में सचेत हो सकता है, परंतु दूसरों के विषय में उसको सचेतता के बारे में ज्ञान नहीं हो सकता। 20वीं शताब्दी में स्टूकवरलिस स्कूल के विद्वानों के विचार के विरुद्ध एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे व्यवहारवाद कहते हैं। इस विचारधारा के मानने वालों में वाटसन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने 1913 ईस्वी में स्पष्ट रूप से बताया कि चेतना अनुभूति आत्मगत या व्यक्तिगत होती है, जिसे न तो वस्तुगत ढंग से परिभाषित किया जा सकता है और न ही जिसका स्थान निरूप किया जा सकता है और न ही इसे मापा जा सकता है। इसका अध्ययन कर मनोवैज्ञानिक कभी विज्ञान नहीं बन सकता। इसीलिए इन्होंने व्यवहार को मनोविज्ञान का आलोच्य विषय माना। इसे व्यवहार का ज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर कहकर पुकारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि समय के बीतने के साथ साथ मनोविज्ञान की परिभाषा में क्रमशः सुधार होता गया। सबसे अधिक माना जाने वाला विचार मनोविज्ञान का व्यवहार से जोड़ने वाला विचार है। यही कारण है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है कहा जाने लगा। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की इस व्यवहारवादी धारणा को सुस्पष्ट सुनिश्चित रूप प्रदान किया। मनोविज्ञान के विकास की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, फिर अपनी चेतना खोई, परंतु व्यवहार के साथ वह अभी तक जुड़ा हुआ है। उपरोक्त धारणा के आधार पर मनोविज्ञान का अर्थ मनुष्य के एक दूसरे के प्रति व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मनुष्य द्वारा की जाने वाली या हो जाने वाली सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। मनुष्य जीवन के अंत तक कुछ भी करता है, वह उसके व्यवहार से संबंधित होता है। इसी अर्थ के कारण मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान का आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन है। According to Crow and Crow, psychology is the study of human behavior and human relationship. रोस के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक रूप में व्यवहार का स्पष्टीकरण तथा उल्लेख है। According to Ross, psychology in a mental way is the clarification and explanation of behavior. M.L. मून ने अपना विचार इस प्रकार दिया, मनोविज्ञान का संबंध आज के व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। According to M.L. Moon, psychology is concerned with the scientific investigation of today's behavior. पिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा व्यक्ति के व्यवहार के ज्ञान के रूप में होती है। According to Pillsbury, the best definition of psychology is the science of human behavior. जेम्स ड्रेवर
के मतानुसार यह वह विज्ञान है जो जीव व्यक्ति के व्यवहार को मानसिक तौर पर मनोवैज्ञानिक ढंग से बताने की कोशिश करता है, जिस सीमा तक वह आत्मिकता के साथ निर्धारित होता है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू MC Dougal, psychology is the actual science of human character and behavior. डोमविल के अनुसार यह मानसिक रूप का अध्ययन है। अकॉर्डिंग टू डोमविल, इट्स अ स्टडी ऑफ मेंटल फॉर्म। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रियाओं जो उसके वातावरण के अनुसार है उससे संबंध रखता है। According to Woodworth, psychology concerned with the activities of individual in relation of his environment. वुडवर्थ मनोविज्ञान की परिभाषा में आए परिवर्तन के बारे में अपना मत इस प्रकार प्रकट करते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति ने आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मोह को छोड़ा, फिर इसने चेतना का त्याग किया तथा अब तक व्यवहार का ज्ञान है। यह व्यक्ति अथवा मन की प्रकृति का विज्ञान है जो दो तरह से प्रमाणित होती है, आंतरिक जो मन है तथा बाहरी जो गति अथवा व्यवहार कहलाता है। मनोविज्ञान की उपरोक्त परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान में सभी ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन अर्थात आचरण, व्यवहार, वातावरण, अनुमान, अनुभूति आदि पहलुओं का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान की शाखाएं सामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, असाधारण मनोविज्ञान, परीक्षात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक यानी कि जो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट जिनमें होते हैं, वो है शिक्षा, चिकित्सा, औद्योगिक, खेल मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों का महत्व इतना बढ़ गया है कि ये सामान्य शिक्षा का केवल अंग ही नहीं रहा, अपितु इसका एक विशेष क्षेत्र बन गया है। 19वीं शताब्दी से पहले शारीरिक शिक्षा तथा खेल को एक सामान्य शिक्षा का अंग समझा जाता था। इसीलिए इस शिक्षा से संबंधित समस्याओं को कोई विशेष बल नहीं दिया जाता था। यदि कभी इन समस्याओं को सुधारने की आवश्यकता पड़ती थी तो शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता था। परंतु आज इसी शिक्षा में विशेष परिवर्तन आ गए हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के कारण इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इसका महत्व बढ़ रहा है उसी प्रकार इनकी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं अभ्यास से लेकर मैदान में उतरने तक कई प्रकार की व्यवहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक खिलाड़ी को खेल के दौरान तथा खेल के पश्चात जीत हार की स्थिति का सामना करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है, जो इनके व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी मानसिक स्थितियों
और व्यवहार संबंधी समस्याओं का विश्लेषण और अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा की आवश्यकता पड़ी, जिसे खेल मनोविज्ञान ने पूरा किया। अतः खेल मनोविज्ञान वह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है जिसके द्वारा खिलाड़ी तथा शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों के विभिन्न स्थितियों में मानसिक अनुभव तथा व्यवहारों का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत खिलाड़ी तथा खेल से जुड़े प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चाहे प्राणी खिलाड़ी हो, दर्शक हो, शिक्षक हो, पत्रकार हो आदि। इन सभी पर खेलों का प्रभाव एवं ये सभी लोग किस प्रकार खेलों को प्रभावित करते हैं, इन्हीं सभी के व्यवहार का अध्ययन ही खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों का खेलों के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन है। खिलाड़ियों के व्यवहार का अध्ययन खेलों के प्रदर्शन के पूर्व, दौरान और उसके पश्चात की स्थितियों तथा परिस्थितियों में किया जाता है। खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, खेल में रुचि तथा अभिरुचि, खेल एवं उपलब्धियां, खिलाड़ियों का व्यक्तित्व एवं खेल का मानव के व्यक्तित्व पर प्रभाव, खेल में खिलाड़ियों को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया, खेल तथा खेल क्रियाओं के सीखने के लिए प्रक्रिया, नियम तथा सिद्धांत, खेलों के समय खिलाड़ियों के तनाव तथा चिंता को नियंत्रित करने वाले माध्यम तथा पद्धतियां, चोटों का मनोवैज्ञानिक पहलू। खेल मनोविज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जॉन लूथर के अनुसार खेल मनोविज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर खेल के समस्त क्षेत्रों में निष्पादन सीखने और उसके सहकारी व्यवहार के मनोवैज्ञानिक तथ्यों तथा सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज एन ओवर which attempts to apply psychological fact and principle of learning, performance and associated human behavior in a whole field of sports. K.M. पंस के अनुसार खेल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कि खेल में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति की शारीरिक योग्यता सरोकार रखती है। Sports psychology is a branch of psychology which deals with the physical fitness of an individual through this participation in game and sports. K.M. Burns. जिंजर के अनुसार खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोरर ओवर बिहेवियर इन एथलेटिक्स। क्लार्क के अनुसार खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। वह खेल और शारीरिक क्रियाओं में व्यक्तित्व, संवेगात्मकता और प्रेरणात्मकता पहलुओं से अधिक संबंधित है। यह मनोविज्ञान में प्रयुक्त अनेक तकनीकों का प्रयोग करता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अप्लाइड साइकोलॉजी। इट इज मोर कंसर्न विद पर्सनैलिटीज, इमोशनल
and motivational aspects of sports and physical activities. It employs many of the techniques used in psychology. व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा। मनोवैज्ञानिकों तथा विद्वानों ने व्यक्तित्व को एक निश्चित परिभाषा में समझने का प्रयास किया। व्यक्तित्व को एक निश्चित एवं सर्वकालिक परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः व्यक्ति के बाह्य रूप को उसका व्यक्तित्व कह दिया जाता है। उसके दिल डोल, स्वास्थ्य, आकृति, कद, नाक नक्शा आदि को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में राय कायम कर ली जाती है। जिस व्यक्ति का शरीर गठीला हो, कद लंबा हो, नाक नक्श अच्छे हो, चेहरे पर चमक हो, उसके व्यक्तित्व को आकर्षक समझा जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति का शरीर दुबला पतला हो, कद छोटा हो, नाक नक्श अच्छे ना हो, चेहरा निस्तेज हो, उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली नहीं समझा जाता। ऐसे व्यक्तित्व की प्रायः उपेक्षा की जाती है। बाह्य आकार एवं आकृति के अतिरिक्त व्यक्ति के बोलचाल के ढंग तथा व्यवहार से ही उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा लिया जाता है। जो व्यक्ति बातचीत करने में झिझकता हो, उसके व्यक्तित्व के साथ झेपू या शर्मीला विश्लेषण लगा दिया जाता है। जिसकी आवाज ऊंची एवं भारी हो और अधिकारपूर्ण ढंग से बात करता हो, उसके व्यक्तित्व को रोबदार कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आकृति के साथ साथ बातचीत का ढंग भी किसी के व्यक्तित्व को आंकने का दृष्टिकोण है। चरित्र के आधार पर भी सामान्यतः किसी के व्यक्तित्व के साथ शरीफ या बदमाश का लेबल चस्पा दिया जाता है। मनुष्य का व्यक्तित्व इतना सीमित नहीं है कि उसे सामान्यतः दृष्टिकोण से आंका जा सके। उसके व्यक्तित्व का दायरा पर्याप्त रूप से व्यापक है। व्यक्तित्व के समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने विचारों का उल्लेख वांछनीय है। शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार, बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जीव विज्ञान का दृष्टिकोण। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन क्रम के अध्ययन का दूसरा नाम है। जीव विज्ञान के अनुसार मानव को जीवन सोपान सर्वोच्च स्तर माना गया है। दूसरी बात यह भी है कि इस शिखर पर पहुंचने के लिए मानव को भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। शेष जीवों की भांति मानव की भी एक जैविक सत्ता है। उसका एक श्रमिक इतिहास है। मनुष्य की जीवन लीला गर्भाधान के समय से आरंभ हो जाती है। कितनी विचित्र सी बात लगती है कि एक छोटे से निश्चित अंडे से धीरे धीरे बढ़ते हुए कई अवस्थाओं से गुजरते हुए वह निश्चित अंडा एक संपूर्ण मानव का रूप धारण कर लेता है। मनुष्य के अस्तित्व का आधार उसका शरीर ही है तथा इस संसार में जब तक वह जीवित रहता है वह अपने शरीर की प्रक्रियाओं के कारण अपनी लक्ष्य सिद्धि करता है। जीव विज्ञान ने इस शरीर के विषय में कई अद्भुत खोजों से हमें अवगत कराया है। इन्हीं अद्भुत खोजों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर बने सिद्धांतों को हम शारीरिक शिक्षा की नींव के महत्वपूर्ण तथ्य मानते हैं। जीव विज्ञान पर आधारित सिद्धांत ही हमें मनुष्य की शारीरिक योग्यताओं और शारीरिक सीमाओं को समझने की और समझाने में बड़ा योगदान करते हैं।
शारीरिक शिक्षा मनुष्य के शरीर को अपनी प्रक्रियाओं का माध्यम मानती है। यही कारण है कि शारीरिक शिक्षा और शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा में यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि शरीर का माध्यम मानकर की जाने वाली शिक्षा ही वास्तविक शारीरिक शिक्षा है। आज के इस मशीनी युग में मनुष्य के आराम के इतने साधन हो गए हैं कि मनुष्य अपने शरीर से कम काम ले रहा है। हम यह भली भांति जानते हैं कि अगर किसी अंग का उचित उपयोग ना किया जाए तो उस अंग की परिमृत होने की संभावना बनी रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य जिस प्रकार अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए अपनी मानसिक उन्नति करता रहा, तो वह दिन दूर नहीं कि जब इस संसार में मानसिक मस्तिष्क रूपी मनुष्य ही पाया जाएगा, इसका शारीरिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जीव विज्ञान इस बात का सही प्रमाण देता है कि मनुष्य के विकास ने शारीरिक ढांचे और प्रक्रियाओं को इसके पैतृक लक्षणों, कृत्रिम वातावरण में भी अपना अस्तित्व बनाए रखे। यह तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य अपनी प्रक्रियाओं जैसे दौड़ना, भागना, तैरना, फेंकना आदि प्रक्रियाएं जो पूर्व काल से उसके अस्तित्व की एक मांग रही है, को अपने जीवन का अंग बनाए रखे। मनुष्य चाहे एक कोशिकीय जीव था अथवा वह एक जटिल बहुकोशिकीय जीव है, इसमें क्रिया सदैव ही विद्यमान रहती है। जिस समय किसी जीव में चलने फिरने, दौड़ने, भागने आदि की शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह सजीव से अजीव बन जाता है। क्रिया जीवन का चिन्ह और लक्ष्य है और यह स्थिरता, मृत्यु और अजीता है। कहा जाता है कि किसी प्राणी में जितनी तेज क्रिया करने की क्षमता होती है उतनी ही शीघ्रता से उसमें वृद्धि एवं विकास की संभावना होती है। यदि उस प्राणी को दूसरी सामग्री जैसे पौष्टिक आहार, अच्छा वातावरण आदि ठीक ढंग से उपलब्ध होते रहे, इसे प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार ही कहना चाहिए कि जैसे ही पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडे का मिलन होता है तो यकृत के रूप में एक नए जीवन की आधारशिला रखी जाती है। उसी समय से एक मनुष्य को बनने की क्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति बीज कोश में भी विद्यमान जैसे ही व्यक्ति में क्रिया की मात्रा बढ़ती जाती है तो भिन्न भिन्न कोशिकाओं का अस्तित्व बनता जाता है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि क्रिया तो प्राणी के बीज कोश में भी विद्यमान रहती है तथा वृद्धि एवं विकास क्रिया का एक परिणाम है। यदि प्राणी में आरंभ से क्रिया नहीं होती तो न तो उसके जीवन का और न ही उसमें उसके वृद्धि और विकास का ही कोई प्रश्न उठता। हम इस व्याख्यान के पश्चात यह कह सकते हैं कि क्रिया के बिना मानव शरीर की वृद्धि और विकास संभव नहीं है। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।